Hello and welcome everybody to Akash Agarwal classes. I am Professor Karan Agarwal. हम लोग पिछले कुछ दिनों से मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ, मैनेजमेंट CMA फाउंडेशन का मैनेजमेंट का जो पेपर है उसके मॉक टेस्ट पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी 4 सेशंस हमारे हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली आकाश अग्रवाल क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे मॉक टेस्ट पेपर के ये सॉल्व किए हुए वीडियोस हम और आप साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे कई सारे, राइट। सो टुडे इज सेशन नंबर 5। आज हमारा 5th लेक्चर है इस सीरीज में एंड अभी तक 4 पेपर्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 4 मतलब लगभग 100 ऑब्जेक्टिव्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसमें बहुत सारा रिविजन भी हमारा हो चुका है, राइट। अभी भी और 6 पेपर्स हमारे पेंडिंग है। डेली हम लोगों को एक वीडियो देखना ही देखना है बच्चों। एक वीडियो डेली में हम लोग अपलोड कर ही रहे हैं। आपको एक वीडियो मिनिमम देखना है, अप्रोक्सीमेटली 20-30 मिनट्स का वीडियो होता है। अगर आप डेली ये हैबिट बनाए रखोगे तो मैनेजमेंट का प्रिपरेशन आपका मेरे साथ ही क्लासरूम में रिवीजन होता रहेगा, राइट। चलो तो आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विद टुडेज सेशन। ओके, हियर इज आवर मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, पावर इज द एबिलिटी टू डू व्हाट। पावर क्या एबिलिटी देता है? टू डू ए समथिंग, बी एनीथिंग, सी ऑर्डर या डी नन। पावर इज द एबिलिटी टू डू समथिंग। ए समथिंग हमारा राइट आंसर है। इट गिव्स यू द एबिलिटी कि आप कुछ कर सकते हो, राइट। अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखेंगे पावर का हमारे मॉडल में तो वहां पर ये लाइन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आसान सा सवाल था, पावर इज द एबिलिटी टू डू समथिंग। फिर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डैश। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी ऑलवेज क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ गहरा नाता, गहरा संबंध, क्लोज एसोसिएशन, रिलेशन होना चाहिए। अथॉरिटी जो है अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिम्मेदारी, बोथ ऑफ देम शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपको कुछ अधिकार दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है, तो इट मींस आपकी मेरे तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद है कि अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। यस, शुड बी क्लोजली रिलेटेड। चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे लिस्ट में। ओके, हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि डेली हमारे इस तरीके के वीडियोस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं एंड नॉट ओनली विद मैनेजमेंट, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो है MCQs हम लोग जो मॉक पेपर्स है आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी बहुत सारा रिवीजन भी आप लोग के पास आ ही चुका है। सारे के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पर है, चैनल पर अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट CMA के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है आकाश अग्रवाल क्लासेस की टीम आपके लिए लेकर आ रही है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को फॉलो कीजिए, देखिए, पढ़ाई कीजिए एंड बहुत सारे अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए, सो दैट हम लोग जल्द से फिर CMA इंटर के अंदर भी मिलेंगे, राइट, है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि CMA इंटर के लिए हमारे पास एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीम है। बहुत सारे लेक्चर, सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है, वर्चुअली अवेलेबल है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को मिलता है हमारे तरफ से, राइट। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव डैश। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव डैश। ए पावर, बी ऑर्डर, सी रिस्पॉन्सिबिलिटी या डी नन। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर। अथॉरिटी है आपके पास, आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं कोई काम करवाने के लिए। यू कैन एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस आउट ऑफ दोज ऑर्डर्स, राइट। सो अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 19। लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास? Responsibility is an obligation to carry out certain। Responsibility एक obligation है, ये याद रखेंगे। Responsibility आपके ऊपर एक obligation है where you have to carry out certain task। A task हमारा ऑप्शन है, देखो B टॉक्स है, C टेस्ट है, तो क्वेश्चन ऑप्शंस देखेंगे तो वैसे भी क्लियर हो जाता है कि आंसर क्या है। लेकिन बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है
तो इट इज बेसिकली एन ऑब्लिगेशन, इट इज अ बाइंडिंग कि आपको वो सर्टन जिम्मेदारी, जो काम दिया हुआ है, जो टास्क दिया हुआ है, वो पूरा करना है, राइट. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली नथिंग बट you have to fulfill, you have to complete certain task. तो आपके ऊपर वो ऑब्लिगेशन है, राइट. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 है क्या लिस्ट में? यस, 21 हमारा मैनेजमेंट का क्वेश्चन है. ओके, अथॉरिटी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड व्हाट? सबसे पहले तो अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाता है, राइट. एक दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के पास ध्यान देंगे. अथॉरिटी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड ए फॉर्मल अथॉरिटी. ओके, लग रहा है ऐसा. देखेंगे आगे के. इनफॉर्मल अथॉरिटी, बिल्कुल नहीं भैया. बोथ ए एंड बी, नहीं है भैया. नन, नहीं है भैया. तो ऑब्वियसली आवर आंसर बिकम्स ए फॉर्मल अथॉरिटी. अथॉरिटी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो दैट इज फॉर्मल अथॉरिटी. यस. क्वेश्चन नंबर 21 वैसे तो कुछ इजी सा था. क्वेश्चन नंबर 22, डैश थियोरी बिलीव्स दैट एम्प्लॉइज डिसलाइक वर्क. हमारे पास थियोरी एक्स और थियोरी वाई था. याद आ रहा है क्या? थियोरी एक्स वाले लोग कैसे थे? उनको काम पसंद नहीं था, बिल्कुल एम्बिशन नहीं था जिंदगी में. उनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना पड़ता था, सुपरविजन रखना पड़ता था. और इसके विपरीत, इसके कंप्लीटली ऑपोजिट थे थियोरी वाई वाले लोग. उनके लिए वर्क वॉज एज नेचुरल एज प्ले एंड रेस्ट. याद आ रहा है कि एम्बिशन था उनके अंदर, मोटिवेटेड लोग रहते थे, काम करना पसंद था. तो बहुत सारा कंट्रोल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं थी. तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा थियोरी बिलीव करता है कि एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क? इट इज थियोरी एक्स. मैकग्रेगर की थियोरी थी, थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई. यस. देखो, आपने देखा होगा कि हमारे जो मॉक टेस्ट पेपर्स आ रहे हैं, उन मॉक टेस्ट पेपर्स में थियोरी एक्स और थियोरी वाई को लेकर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. इसका मतलब क्या है? वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स टू आस्क क्वेश्चन है. तो इसका प्रिपरेशन हमें अच्छे से करना है. अगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पूरे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग, डेली डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के पूछे जा रहे हैं. तो फिर हमारा प्रिपरेशन उस तरीके से, उस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट. तो ये वाली थियोरी से काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. डिसीजन मेकिंग वाले टॉपिक पे से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो फिर समझ में आता है कि यार क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीजें हॉट्स होती है, राइट. चलो, एनालिसिस भी जरूरी है. बच्चे क्या करते हैं? ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एनालाइज नहीं करते, स्मार्ट वर्क नहीं करते. दैट शुड नॉट हैपन विद यू गाइस. मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो स्मार्ट वर्क पढ़ाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट में. क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू डैश एम्प्लॉइज लव वर्क एज प्ले और रेस्ट. अकॉर्डिंग टू विच थियोरी एम्प्लॉइज लव वर्क एज रेस्ट और प्ले? अरे ये तो हमारा थियोरी वाई है भैया. ऑप्शन भी देखने का जरूरत नहीं. थियोरी वाई का आ रहा है? एक्स, बी. थियोरी वाई, वाई थियोरी. अकॉर्डिंग टू द वाई थियोरी एम्प्लॉइज लव वर्क जस्ट लाइक दे लव रेस्ट और दे लव प्ले. यस, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. आज अभी तक काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं. हु डेवलप्ड इक्विटी थियोरी ऑफ मोटिवेशन? इक्विटी थियोरी ऑफ मोटिवेशन. अभी ये सारे के सारे थियोरीज, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये बच्चा हमें लर्न करनी पड़ेगी. ये टॉपिक ऐसे है जो आप लोगों को, अगर अभी नोट्स लेकर बैठे हो तो वहां पर प्लीज लिख लीजिए. तो क्या होगा, एग्जाम के टाइम पर जब आप रिवीजन कर रहे हो एग्जाम से एक दिन पहले, तो ये जो लर्न करने वाले टॉपिक है, ये थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, थोड़ा स्पेसिफिकली इनके ऊपर ध्यान दे लोगे, राइट. तो इस तरीके से स्मार्ट नोट्स बना लो. हु डेवलप्ड इक्विटी थियोरी ऑफ मोटिवेशन का आंसर स्टेसी एडम्स है, सी. इसको मार्क कर लीजिए, इसको लिख लीजिए प्लीज, ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर सके एग्जाम से पूर्व. क्वेश्चन नंबर 26 है लिस्ट में. यस. Dash is the ability of influencing people. Okay. Dash is the ability of influencing people to strive willingly for mutual objectives. Dash is the ability to influence people. कौन ऐसा पर्सन है जो लोगों को इन्फ्लुएंस, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है सो दैट दे वर्क फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स? ए मोटिवेशन, बी कंट्रोल, सी लीडरशिप, डी सुपरविजन. ये हमारा डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप है. लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे अटेन सर्टेन म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स.
आप लीडर हो जहां अगर आपके पास एक इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी है, एक इन्फ्लुएंसिंग पावर है, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो इन अ सर्टेन डायरेक्शन. सो दिस इज नथिंग बट द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल. यस, ये याद रखना है हम लोगों को. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27 लिस्ट में. इन डैश लीडरशिप there is complete centralization of authority in the leader. Complete centralization of authority. सारे के सारे पावर, अधिकार, डिसीजन लेने का कैपेसिटी सबका सब लीडर के पास है. हिटलर वाला रूल है. अरे भैया ये तो क्या है, ये तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है क्या नहीं? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में देयर इज कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन द लीडर. डेमोक्रेटिक के बारे में हम लोग को पता है. फ्री रेन के बारे में हमको पता है. फ्री रेन तो बेसिकली इज नो लीडरशिप एट ऑल, राइट. ब्यूरोक्रेटिक में रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28. ओके, चलिए. हु इक्वेटेड मैनेजमेंट विथ डिसीजन मेकिंग बिकॉज वॉट एवर अ मैनेजर डज इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग. ओके, तो ऐसे कौन से अंकल थे जिन्होंने ये बोला कि मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग? ये थियरी किसने दी, ये बात किसने समझाई कि मैनेजमेंट इज इक्वल टू डिसीजन मेकिंग? क्योंकि जो भी काम एक मैनेजर कर रहा है इट इज नथिंग बट मेकिंग डिसीजंस. ये चीज हमें किसने बताई थी? ये चीज हमें बताई थी हर्बर्ट ए साइमन ने. ये भी आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा. हर्बर्ट साइमन इक्वेटेड मैनेजमेंट विद डिसीजन मेकिंग. इट वाज ही हु सेड मैनेजमेंट म्हणजे क्या है? मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग. अगर आप मैनेजर हो तो आपका हर स्टेप पे काम क्या है? डिसीजन लेना काम है आपका. क्वेश्चन नंबर 29. ओके, अ डिसीजन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट इज व्हाट काइंड ऑफ अ डिसीजन? एक प्रोडक्शन प्लांट खड़ा करना है भैया, चलो आओ बैठो, नया प्लांट चालू करते हैं. नया लोकेशन एक्वायर करते हैं, वहां पर नए मशीनरी डालते हैं और नया वहां पर से जो है प्रोडक्शन चालू कर देते हैं. ये किस टाइप का डिसीजन है? प्रोग्राम डिसीजन है, नॉन रूटीन है, पर्सनल डिसीजन है या ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है? ध्यान से बात को समझिए. एक नया प्लांट डालना, एक नया प्रोडक्शन प्लांट लॉन्च करना, ये बार बार होने वाला काम नहीं है, ये रोजाना होने वाला काम नहीं है. बहुत ज्यादा रूटीनली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितना भी बड़ा हो नए नए प्लान डालता नहीं रहता है. सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन रूटीन डिसीजन. ये कोई प्रोग्राम डिसीजन नहीं है कि भाई आप लोगों को पता है आपको क्या करना है एंड उसके लिए रूल्स और प्रोसीजर्स बने हुए हैं और आना है और सीधा काम पर लग जाना है. ऐसा नहीं होता है. ये नॉन रूटीन डिसीजन है. बहुत सारा उसके अंदर क्रिएटिव काम करना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर चीज़ें होती है, राइट. सो दिस इज बेसिकली अ नॉन रूटीन डिसीजन. इट इज नॉट अ रूटीन डिसीजन. ये डेली रोजमर्रा में आता नहीं है, राइट. सो डिसीजन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट इज अ नॉन रूटीन डिसीजन. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर. ओके, डैश डिसीजंस आर कंसर्न्ड विथ यूनिक प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस. ऐसे कौन से डिसीजंस है जिनका लेना देना यूनिक प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन से होता है? ए बेसिक डिसीजंस, नहीं रे भैया. बी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, ये भी नहीं लग रहा है. सी प्रोग्राम डिसीजन, तो बिल्कुल भी नहीं है भाई. जो रूटीन एक्टिविटी में रेपिटेटिव नेचर वाले वो प्रोग्राम के अंदर आते हैं. ये तो यूनिक है, ये तो न्यू है, ये तो नए सॉल्यूशंस है. तो फिर डी नॉन प्रोग्राम डिसीजंस. यू आर नॉट अवेयर, यू डू नॉट नो. नॉन रेपिटेटिव चीजें हैं उसके अंदर, यूनिक कुछ तो भी सिचुएशन आपके सामने खड़ा हो जाता है तो वो डिसीजन क्या होता है? नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है. डी नॉन प्रोग्राम डिसीजंस. प्रोग्राम डिसीजंस में रेपिटेटिव सिचुएशंस रहते हैं, हम लोग को पता है कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो करना क्या है. नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जो है वो यूनिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, राइट. फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर. एक मिनट जरा. यस, ओके. क्वेश्चन नंबर 31. ओके, सॉरी. डैश इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग. हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग था, अगर आपको याद रहेगा तो इनमें से कौन सा नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग. अगर हम लोग को क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन से ये पता होंगे तो फिर जो नहीं है वो तो हम लोग आज आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट. तो ए लीनियर प्रोग्रामिंग भैया ये तो है,
क्योंकि ये तो पहला टेक्निक था क्वांटिटेटिव थियरी का, क्वांटिटेटिव टेक्निक था सॉरी, फिर गेम थियरी ये भी है, सिमुलेशन ये भी है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकर, तो सी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हमारा आंसर है। लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थियरी, सिमुलेशन ये सारे के सारे क्या है, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपने देखा रहेगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, नॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, राइट। सो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर आते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक। देखो तो ये हम लोग को लिस्ट, हमको हेड्स पता होने चाहिए बेसिकली, जो कैरेक्टर्स है, जो टाइप्स है, जो हेड्स है, वो सारी चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग पता है, गेम थियोरी पता है, लेक्चर देखा है करण सर का, सिमुलेशन का एग्जांपल दिया था तो वो भी पता है, लेकिन वो किसके हेड के अंडर आ रहा है वो पता नहीं रहता है, देन दे लूज आउट ऑन मार्क्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान दे के पढ़ाई करते हुए ये बारीक बारीक चीजों के ऊपर आपको बहुत सारा ध्यान देना है बच्चों। मैं क्या है, मैं थोड़ा सा कंजूस किस्म का आदमी हूं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि कोई भी ऐसी जगह रह जाए कि जहां से आपका मार्क चला जाए। सारे के सारे मार्क अंदर आओ, आओ अंदर आओ भैया, सारे के सारे मार्क्स। क्या होता है, कभी भी ज्यादा मार्क्स बहुत अच्छे ही लगते हैं, जेब में ज्यादा पैसा और रिजल्ट में ज्यादा मार्क्स हमेशा खुशी देते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उस टाइप में कंजूस हूं, राइट। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 32, डिसीजन मेकिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी बेस्ड ऑन व्हाट? डिसीजन मेकिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ रैशनल, सम काइंड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। देखो हमारे पास डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका डिसीजन मेकिंग, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, इट इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ रैशनल, सम काइंड ऑफ लॉजिक, सम काइंड ऑफ रीजन। तो बी रैशनल थिंकिंग हमारा राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस आप देखोगे तो कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वर्कर्स एक्टिविटीज वगैरह, ये सब चीजें है इंपॉर्टेंट, दे डू प्ले अ रोल। आई एम नॉट सेइंग दे डू नॉट प्ले अ रोल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, राइट। सो हमारा आंसर है बी, रैशनल थिंकिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे बढ़ते आगे। According to control by exception, managers at each level should pay attention to only what? Control by exception। अगर हम लोग कंट्रोल बाय एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो मैनेजर्स यहां पर कौन सी चीज के ऊपर फोकस करेंगे, कौन सी चीज के ऊपर जो है अटेंशन पे करने वाले हैं? सो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन में हमारे मैनेजर्स जो है वो कहां पर अटेंशन पे कर रहे हैं? अगर इस टॉपिक को लेकर कुछ भी इशू है कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंट्रोल में बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहते हैं कि कंट्रोल समझ में नहीं आता है सर, तो मेरा रिवीजन सीरीज़ में मैंने 1 घंटे भर का लेक्चर लिया हुआ है जिसमें पूरा कंट्रोल, सारे टाइप, सब चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई हुई है, राइट। चलो अभी वाले टॉपिक पे फोकस करते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसमें मैनेजर किसके ऊपर फोकस कर रहा है? ए, एक्सेप्शनल डिविएशन, सॉरी यस, एक्सेप्शनल डिविएशंस पे कंट्रोल करता, कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, उसके ऊपर फोकस करता है, अटेंशन भी करता है कि कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो एक्सेप्शनल है, जो जनरली रूटीनली जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है, आज अचानक से अलग सा कुछ रिजल्ट आ गया है, तो ये एक्सेप्शनल डिविएशन हो गया, तो ये सही लग रहा है। आगे बढ़ते, बी सिग्निफिकेंट डिविएशन, ऐसा लग रहा है कि बाबा जो चेंज आया है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आया है, राइट। बहुत ज्यादा बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया इन द रूटीन, जो भी एक्टिविटी करते होंगे उसमें कुछ रिजल्ट आता होगा, कुछ क्वांटिटी आता होगा, नंबर आता होगा रिजल्ट में आपके, तो आज बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट डिविएशन आया है, तो ये भी हो सकता है, राइट। तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन में जो मैनेजर्स है दे आर बेसिकली पेइंग अटेंशन टू एक्सेप्शनल डिविएशंस ऑल्सो एंड सिग्निफिकेंट, जो ड्रास्टिक डिविएशंस होते हैं, ड्रास्टिक चेंज आता है रिजल्ट के अंदर, जो रूटीन जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसमें से, तो हमारा आंसर हो जाता है सी, एक्सेप्शनल एंड सिग्निफिकेंट डिविएशंस। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, हियर द मैनेजर्स आर गोइंग टू पे अटेंशन टू एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल डिविएशंस एज वेल एज सिग्निफिकेंट डिविएशंस, राइट। इसको याद रखेंगे कंट्रोल बाय एक्सेप्शन में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35 आता है, डैश आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग एन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। डैश आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग एन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है वो समझे, आइडेंटिफाई करे और फिर उसको प्रॉब्लम को एक सही अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन भी दे। ये कौन सी चीज है? ए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, बी, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं,
सी ऑपरेटिव स्किल्स नहीं, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर हमारा हो जाता है ए डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग व्हाट द प्रॉब्लम इज, डायग्नोस करना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो बीमारी लेकर कि बाबा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, तो डॉक्टर आपकी बातें सुनता है, फिर वो एनालाइज करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि आपको फीवर हुआ है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, एंड फिर वो आपको कोई ना कोई एक दवाई देते, इलाज देते कि आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर ने वहां पर क्या किया, डिसीजन लिया समझकर, और फिर वो डिसीजन आपको कन्वे किया, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन द लिस्ट, which communication is the official message? Official message, ध्यान से वर्ड एक एक इंपॉर्टेंट है। which communication is the official message that is communicated by a manager by virtue of his position in the organizational structure? ध्यान से बात को, क्वेश्चन के अंदर ये आंसर है, ऑफिशियल मैसेज है पहला, दूसरा वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के वर्च्यू पर, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ कम्युनिकेशन किया जा रहा है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक फॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है भैया। ये ग्रेप वाइन वगैरह ये सारे के सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, लेकिन जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इट इज बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे डेप्यूटी मैनेजर जनरल मैनेजर को मैसेज कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है, जनरल मैनेजर डायरेक्टर को कर रहा होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो डेप्यूटी मैनेजर को कर रहा होगा। तो इस तरीके से बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है वो हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग, विच इज इनहेरेंट इन मैनेजरल जॉब एंड एम्बॉडीड इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा कौन सा एक फंक्शन है मैनेजर का, ऐसा जो हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे हुए चैप्टर नंबर 1 में, याद आ रहा है क्या, प्लानिंग है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है वगैरह वगैरह। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है इन द मैनेजरल जॉब विच इज इनहेरेंट, मतलब वो जॉब के अंदर, भले ही आप स्टाफिंग का काम कर रहे हो, प्लानिंग का काम कर रहे हो, डायरेक्टिंग का काम कर रहे हो या कोई और दूसरा काम कर रहे हो, तो ये एक ऐसा फंक्शन है विच इज इनहेरेंट, मतलब वो काम में आने ही वाला है। भले आप कोई भी काम करो लेकिन ये वाला फंक्शन तो हमेशा साथ रहने ही वाला है एक, एंड इट इज एम्बॉडीड इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज प्रेजेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भले ही वो डायरेक्टिंग वाला फंक्शन हो, भले ही वो प्लानिंग वाला फंक्शन हो, स्टाफिंग वाला फंक्शन हो, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर फंक्शन निभाने वाले मैनेजर के अंदर मौजूद है, ये उसको करना ही करना है। कौन सा है देखेंगे, ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी कंट्रोल या डी कोऑर्डिनेशन। आंसर बन जाता है डी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज इनहेरेंट इन ऑल मैनेजरल जॉब्स, इन ऑल मैनेजरल फंक्शंस, इट इज एम्बॉडीड इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको याद रखेंगे, कोऑर्डिनेशन हर तरफ हर मैनेजरल फंक्शन में प्रेजेंट है। मैनेजर किसी भी तरह का फंक्शन निभा रहा हो उसके अंदर पार्ट ऑफ द जॉब ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन आ ही जाता है, राइट। कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 38, डायरेक्शन इज ए डिस्क्रीट प्रोसेस, बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, सी वन वे प्रोसेस नहीं भैया, डी सर्कुलर प्रोसेस नहीं, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्शन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है भैया, तो बी कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सजेस्टेड बाय फेयोल। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स थे, याद आ रहे हैं क्या। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सजेस्टेड बाय फेयोल, इनमें से कौन सा फेयोल ने दिया हुआ प्रिंसिपल का पार्ट है। ए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, नहीं ये तो नहीं कहा था। बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं, डी सेंट्रलाइजेशन नहीं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये एक प्रिंसिपल था गिवन बाय हेनरी फेयोल, वाज पार्ट ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें हेनरी फेयोल ने दिए थे, जो हम लोगों ने बचपन में यानी कि 12वीं कक्षा में बाय हार्ट किए थे, राइट। तो ये हमें पता होंगे ही, आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू नो दिस। नहीं भी किए हैं तो मेरा वाला वीडियो देख लीजिए, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसके अंदर मैंने हर एक जो फंक्शन है, जो प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल ने सिखाए हुए सारे डिटेल में पढ़ाए हुए शॉर्ट में। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सारे के सारे एक्शन, सारे के सारे एक्टिविटीज बाय all the people in the organization, by all the departments in the organization are working towards one goal, one objective, unity of direction. This was suggested by Sir Henry Fayol, right? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बी है भैया।
चलो फटाफट फटाफट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज डन बाय हूम। कॉर्पोरेट प्लानिंग ये कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं? हमने देखा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, सी वाला जो है, जो लास्ट वाला है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है। लोअर लेवल मैनेजमेंट जनरली ग्राउंड लेवल पर काम करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है एग्जीक्यूशन के काम करता है, फॉलो करता है, एंड फिर जो भी मेन पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, डिसाइड करने का, डिसीजन लेने का मेजर, वो काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग इज ऑब्वियसली देन डन बाय ए टॉप लेवल मैनेजमेंट। यस, सिंपल है क्या नहीं है? राइट, इस तरीके से हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का एक्टिविटी रोल हमको पता रहेगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें कभी भी बॉदर नहीं करेंगे। इसीलिए मैं हर बार सीरीज में, मेरे हर लेक्चर में आपको बोल रहा हूं कि कहीं पर भी कुछ भी इशू लग रहा है आपको, आप तुरंत ही आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा? वहां पर आप लोगों को जो प्लेलिस्ट मिलेगा, CMA फाउंडेशन का मैनेजमेंट का रिवीजन मैंने लिया हुआ है, 14-15 लेक्चर्स मैंने लिए हुए, हर लेक्चर आपका तकरीबन 50-60 मिनट्स का है। तो वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए हुए हैं। राइट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आप कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं। हार्डली टाइम लगेगा आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। तो कहीं भी कुछ भी इशू आता है तो फिर वहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है, समझो आपको प्लानिंग में इशू आ रहा है तो प्लानिंग वाला वीडियो प्ले कर लीजिए, देख लीजिए, 1 घंटे के अंदर आपका प्लानिंग पूरा का पूरा वहां पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 41, डैश इज एन एक्ट ऑफ चॉइस wherein a person comes to a conclusion about what has to be done in a given situation. Dash is an act of choice. आप आइसक्रीम के पार्लर में खड़े हुए हो, बटर स्कॉच भी है, मिसिसिपी मड भी है, डार्क चॉकलेट भी है, आलमंड वाला भी है, अभी तो पानीपुरी वाला आइसक्रीम भी आ गया है, चाट मसाला वाला आइसक्रीम भी आ गया, दुनिया भर के आइसक्रीम आ गए हैं, एंड यू हैव टू कंक्लूड कि कौन सा वाला आइसक्रीम खाना है भैया। तो आप क्या कर रहे हो? कौन सा एक्शन ले रहे हो? आप डिसीजन ले रहे हो कि हाँ भैया मुझे तो डार्क चॉकलेट ही खाना है। इट इज एन एक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। राइट, आपके सामने ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में से आप कोई एक ऑप्शन को चूज करो। सो व्हाट इज दैट एक्शन? दैट एक्शन इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। समझ में आया आप लोगों को? राइट, 1 मिनट जरा। राइट, तो ये एक्ट क्या है? ये एक्ट है डिसीजन मेकिंग का। राइट, सो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन जो है वो समाप्त होता है। आई होप आज के सारे ऑब्जेक्टिव्स, काफी शुरुआत के तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स आज इजी भी थे, फटाफट हो पाया हम लोगों का। आई होप समझ में आए हैं सब लोगों को। आई होप ये सीरीज आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। सारे के सारे चैप्टर्स के, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, सॉरी, मॉक टेस्ट पेपर्स की सॉल्विंग आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हो रही है। तो सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक नहीं किया होगा, और शेयर करेंगे। हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। राइट, बहुत कम समय रह गया आपके एग्जाम्स के लिए, तो प्रिपरेशन बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। मार्क्स रोज जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मार्क्स बढ़ते ही जाने चाहिए। राइट, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑल ऑफ यू डू टेक केयर। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन सेशन नंबर 6। थैंक यू।